बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Dear students of class 4 English text paper A chapter number 8 the science summer camp study work for day 3 and 4. Dear students, 2 दिन का काम हम आज करेंगे और यहाँ आपको सबसे पहले अपनी बुक पेज नंबर 109 ओपन करना है. होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड. हमने स्टडी वर्क फॉर डे 1 एंड 2 में कुछ बुक वर्क कर लिया था. रीडिंग कर ली थी मुकम्मल ट्रांसलेशन के साथ, वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड सेंटेंसेस कर लिए थे. अब रिमेनिंग बुक वर्क आज हम ख़त्म करते हैं. सबसे पहले आपने बुक पेज नंबर 107 ओपन करना है और उसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स के नीचे मैचिंग है और वो किस तरह करनी है आपने, जिस तरह आपका सिंपल वे है मैच करने का. आप नंबरिंग से भी कर सकते हैं, आप क्रॉस मैच भी कर सकते हैं. सबसे पहला वर्ड है पैशनेट. इसको आपने इंटेंस एक्साइटमेंट से मैच कर देना है. नंबर 2 कंसर्न, वरी. नंबर 3 compassionate, feeling and showing sympathy and concern for others. इसके साथ मैच कर देना है. opportunity नंबर 4 को चांस के साथ मैच कर देना है. expert, इसको आपने someone who has a lot of knowledge in an area के साथ मैच करना है. नंबर 6 वैल्यूएबल, इसको आपने वर्थ a lot के साथ मैच कर देना है. ये आपकी मैचिंग थी. अब यहाँ पर आपको बुक पेज नंबर 108 पर एडवर्ब्स नज़र आ रहे हैं. अब यहाँ सबसे पहले एडवर्ब्स की जो मिसाल है हम उसको पढ़ते हैं. When Neelam saw she had been selected for the program, she jumped excitedly. अब यहाँ excitedly को आप देख सकते हैं अपनी बुक पेज नंबर 108 पे कि रेड कलर से इन्हांस किया गया है, प्रोमिनेंट किया गया है. अब यहाँ पर excitedly एडवर्ब है. Now that you have learned about verbs and adjectives, we can move on to adverbs. अब चूंकि आपने verb और adjectives सीख लिए हैं, अब हम adverbs की तरफ चलते हैं. You remember, adverbs help in describing a verb. जैसा कि आप जानते हैं कि एडवर्ब्स वर्ब को बेहतर तरीके से बयान करने में मदद देते हैं. एडजेक्टिव्स को बयान करने में और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को. लेट्स लुक एट 2 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. अब हम 2 तरह के एडवर्ब्स की तरफ चलते हैं, उनको सीखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब्स की बहुत सी काइंड्स आपके सामने आएंगी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे. यहाँ आपको एडवर्ब्स की सिर्फ 2 काइंड्स बारे बताया जा रहा है.
यहाँ आप बुक पेज नंबर 108 पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये आपके एडवर्ब्स को डिफाइन कर रही हैं। सबसे पहले पिक्चर में एक लड़की किताब पढ़ती हुई है। शी रेड क्वाइटली। यहाँ पर इसको रेड क्यों पढ़ा? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो रीड के साथ एस लगा हुआ होता, और रीड की तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन तब्दील हो जाती है। रीड, रेड, रेड। तो यहाँ इसके साथ अगर एस लगा होता, शी रीड्स क्वाइटली होता, तो हमें मालूम हो जाता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, मौजूदा ज़माने की बात है। लेकिन यहाँ पर एस मौजूद नहीं है रीड के साथ। इट इंडिकेट्स कि ये पास्ट टेंस में बात हुई है। शी रेड क्वाइटली। अब यहाँ क्वाइटली सुर्ख रंग में लिखा नज़र आ रहा है आपको, तो क्वाइटली एडवर्ब है। यहाँ आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एक्सप्लेन हाउ समथिंग हैपन्स, कौन से एडवर्ब्स बताए जाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, कर रही है। यानी काम क्या है? रीड। वर्ब क्या है? रीड। अब वो पढ़ कैसे रही है, उसको जिस लफ्ज़ ने एक्सप्लेन किया वो एडवर्ब कहलाया। तो यहाँ पे लड़की कैसे पढ़ रही है? खामोशी से। तो क्वाइटली एडवर्ब हो गया। दे प्लेड एक्साइटेडली। प्लेड वर्ब है। अब खेला कैसे उन्होंने? पुरजोश अंदाज से। एक्साइटेडली एडवर्ब हो गया। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज लव्स मी। अब नीचे यहाँ जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी इसमें आपको वक्त बारे बताया जाएगा कि काम किस तरह हुआ, होता रहा, अक्सर, बेशतर, कभी कभी या कभी नहीं। तो जहाँ पर आपको इस तरह की कोई बात नज़र आए तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। पहले हमने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा, अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ने जा रहे हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज लव्स मी। यहाँ पर ऑलवेज हमेशा, जिसका मतलब है आपको सुर्ख रंग में लिखा दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि हमेशा मेरी दादी जान ने मुझसे मोहब्बत की, या मेरी दादी जान हमेशा मुझे प्यार करती हैं। ऑलवेज हमेशा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। आई केम होम अर्ली। मैं घर जल्दी आ गया। अर्ली जल्दी। अब यहाँ पर अर्ली जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिससे मालूम हुआ कि कब काम मुकम्मल हुआ, यानी काम कब हुआ, किस तरह हुआ। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बुक पेज नंबर 109 पे आपको लेट्स लुक एट सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड टाइम। दो कॉलम नज़र आ रही हैं, एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लेते हैं पहले हम। हैप्पीली, लाउडली, क्वाइटली, केयरफुली, हार्ड, ब्यूटीफुली, वेल, फास्ट। अब एडवर्ब ऑफ टाइम। सून, टुडे, ऑलवेज, sometimes, never, later, now, tomorrow, early। अब यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिए गए हैं। You may have noticed how most adjectives can be converted into adverbs by placing an ly at the end of the word।
वो कह रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि एडजेक्टिव्स को जब हम एडवर्ब्स में चेंज करते हैं तो हम सिर्फ ly का इजाफा कर देते हैं. हाउएवर, ताहम, बी केयरफुल अबाउट चेंजेस इन स्पेलिंग. हमेशा एहतियात कीजिए स्पेलिंग को तब्दील करते हुए. ऑल्सो नोट, इस बात का ख्याल रखिए, हाउ स्पेशल वर्ड्स लाइक वेल, फास्ट एंड हार्ड रिमेन द सेम एज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. कि किस तरह वेल, फास्ट और हार्ड जैसे अल्फाज तब्दील नहीं होते और वो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाते हैं. अब बुक पेज नंबर 110 पर हमने बताना है कि इन जुमलों में जो एडवर्ब्स हैं, आया कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ मैनर है. आपने अंडरलाइन करते जाना है और ख़ाली जगहों में आपने लिखते जाना है कि ये टाइम है या मैनर है, एडवर्ब की कौन सी किस्म है. लेट्स स्टार्ट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन देम. इंडिकेट whether the underlined words are adverbs of manner or time. The first one has been done for you. पहला जुमला आपके लिए कर दिया गया है और आपने बताना है कि इनमें से कौन से एडवर्ब कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं. सबसे पहला है द ओल्ड मैन ड्रैंक द मिल्क स्लोली. अब यहाँ पर वर्ब है ड्रैंक, ऑब्जेक्ट है मिल्क. अब पिया कैसे? स्लोली. तरीका कार क्या था? मैनर, तौर तरीके को कहते हैं ना. तो किस तरह ओल्ड मैन ने दूध पिया? स्लोली, आहिस्तगी से. तो ये मैनर हो गया, तरीका हो गया उसका. दूसरे में है ही सेड ही वुड बी बैक सून. उसने कहा कि वो जल्द वापस आ जाएगा. अब यहाँ पर जल्द आपने जहन में लाना है कि ये वक्त को जाहिर करता है. जल्दी, देर से, अब, आने वाला कल, गुजरा हुआ कल. तो ये सब क्या है? वक्त से मुतल्लिक हैं. तो ये कौन सा एडवर्ब हो गया? टाइम. आपने डैश में टाइम लिख देना है. नंबर 3, वाई आर यू ड्राइविंग सो फास्ट? शी शाउटेड. तुम इतना तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? उसने कहा. अब यहाँ पर फास्ट आपके जहन में होना चाहिए कि ये तरीका है और तरीका मैनर कहलाता है. तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में जाएगा. नंबर 4, व्हेन आई अराइव्ड लेट माई फ्रेंड मेट मी एंग्रीली. जब मैं देर से वापस आया तो मेरा दोस्त गुस्से से मुझे मिला. अब गुस्से से यानी एंग्रीली एक तरीका है, अंदाज है. तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया. आपने अंडरलाइन करते जाना है. सबसे पहले में सेंटेंस में स्लोली, दूसरे में अंडरलाइन करना है सून, तीसरे में अंडरलाइन करना है फास्ट, चौथे सेंटेंस में अंडरलाइन करना है एंग्रीली को और इनके सामने जैसे मैंने बताया लिखते जाना है आपने. नंबर 5, आई लाइक टू एक्सरसाइज रेगुलरली. मैं बाकायदगी से या रोज़ाना एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ. अब यहाँ पर रेगुलरली क्या है? रोज़ाना. तो रेगुलरली आपने अंडरलाइन करना है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. सिंस शी प्रैक्टिसेस एवरी डे शी ऑलवेज साइंस ब्यूटिफुली. शी ऑलवेज सिंग्स है. यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लीजिएगा बुक में आपके, अगर गलत नहीं है तो यहाँ पे सिंग्स है. शी ऑलवेज सिंग्स ब्यूटिफुली. सिंस शी प्रैक्टिसेस एवरी डे, जैसे कि वो रोज़ाना मश्क करती है
शी ऑलवेज सिंग्स ब्यूटिफुली, इसलिए वो बहुत खूबसूरत गाती है हमेशा। तो यहाँ पर ऑलवेज को अंडरलाइन करना है आपने, और ऑलवेज क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यहाँ पर दो हैं, एक ब्यूटीफुली और ऑलवेज। ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ आप ब्यूटीफुली को ही अंडरलाइन करें और उसको एडवर्ब ऑफ मैनर में ले जाएं। ही वॉक्ड क्विकली अक्रॉस द स्ट्रीट। क्विकली को अंडरलाइन कीजिए और आगे डैश में मैनर लिख लीजिए। वी वर ऑल एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी येस्टरडे। येस्टरडे को अंडरलाइन कीजिए और डैश में टाइम लिख दीजिए। तो यहाँ आपने सबसे पहले स्लोली को अंडरलाइन करना है और डैश में मैनर। नंबर 2 सून अंडरलाइन करना है और डैश में आपने टाइम लिखना है। नंबर 3 फास्ट को अंडरलाइन करना है और डैश में मैनर। नंबर 4 एंग्रीली अंडरलाइन करना है और डैश में मैनर। नंबर 5 रेगुलरली को अंडरलाइन करना है और डैश में टाइम। नंबर 6 ब्यूटीफुली को अंडरलाइन करना है और डैश में मैनर। नंबर 7 क्विकली को अंडरलाइन करना है डैश में मैनर। और नंबर 8 येस्टरडे को अंडरलाइन करना है और डैश में टाइम लिखना है। इसके बाद इसी सफ़े पर यानी बुक पेज नंबर 110 पर आपकी एक और एक्टिविटी है। इसमें आपने एडवर्ब ऑफ टाइम को चूज़ करके इन ऑप्शंस में से खाली जगह में लिखना है। चूज़ द करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। नंबर 1 आई हैव बीन ईटिंग टू मच डैश। ऑप्शन है नाउ, टुमारो, लेटली। यहाँ पर ऑप्शन ए है नाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ। अब यहाँ पर नंबर 2 आई एम गोइंग टू बेड डैश टुनाइट। ऑप्शन ए अर्ली, ऑप्शन बी येस्टरडे, ऑप्शन सी ऑलवेज। Option A is the right answer. I am going to bed early tonight. Number 3, I am busy right now. I will meet you dash. Option A, every day. Option B, later. Option C, never. Option B is the right one. आपने लेटर डैश में लिख देना है। आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल मीट यू लेटर। नंबर 4 आई जस्ट फिनिश्ड माई बुक डैश, आई अंडरस्टैंड इट बेटर। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी समटाइम्स, option C now. The correct answer is option C now. Number 5 you are dash here. I am not ready yet, she said. Option A never, option B already, option C today. Option B is the right answer. You are already here. I am not ready yet, she said. Book page number 112. 112 पेज पर आपको should, can और कैन नॉट से खाली जगह मुकम्मल करनी है। यहाँ पर आपको एक डायलॉग नज़र आ रहा है, मुकालमा नज़र आ रहा है सलीम और साजिदा के दरमियान।
आइए इन अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करते हैं। सलीम, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क, व्हाट डैश आई डू। मुझे काम से देर हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, कैन का मतलब कर सकता है, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे काम से देर हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर शुड के साथ खाली जगह मुकम्मल करेंगे। साजिदा क्या कहती हैं, यू हैव 2 ऑप्शंस, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यू डैश टेक द बस और रिक्शा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या आप रिक्शा ले सकते हैं या बस। अब सकता है मैंने किसकी आपको ट्रांसलेशन बताई थी, कैन की, तो यहाँ कैन आ जाएगा। सलीम, आई डैश वॉक ऑल द वे टू द बस स्टेशन, मैं बस स्टेशन तक पैदल नहीं चल सकता। इट विल वेस्ट टाइम, ये मेरा वक्त ज़ाया करेगा। आई थिंक आई डैश ग्रैब अ रिक्शा, मैं सोचता हूँ कि मुझे रिक्शा लेना चाहिए। अब पहली खाली जगह में आई कैन नॉट वॉक ऑल द वे टू द बस स्टेशन, इट विल वेस्ट टाइम। आई थिंक आई शुड ग्रैब अ रिक्शा, तो पहली खाली जगह कैन नॉट और इसी में दूसरी खाली जगह में शुड इस्तेमाल होगा। साजदा, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच वर्क ऑन टाइम, अगर आप वक्त पर अपने काम पर पहुंचना चाहते हैं, आई थिंक यू डैश टेक द रोड अक्रॉस आवर हाउस, आपको हमारे घर की बराबर वाली सड़क से निकलना चाहिए। इट इज़ नेवर क्राउडेड, इस पर ज़्यादा हुजूम नहीं होता, कभी भी ज़्यादा हुजूम नहीं होता, तो इस खाली जगह में शुड आता है। मेरा ख्याल है कि आपको घर के साथ गुज़रने वाली सड़क पर से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हुजूम नहीं होता, कभी भी हुजूम नहीं होता। सलीम क्या जवाब देते हैं, आई डैश ऑल्सो गो फ्रॉम अंडर द ब्रिज, समटाइम्स दैट रोड इज़ क्राउडेड बट it is the shortest way to work. I can also go from under the bridge, मैं पुल के नीचे से भी जा सकता हूँ, कभी कभार वहाँ पर भी हजूम होता है, लेकिन ये मेरे काम पर पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता है। साजिदा, either way, कोई भी रास्ता हो, यू डैश अफोर्ड टू लूज एनी मोर टाइम, लीव राइट नाउ, कोई भी रास्ता लो, लेकिन अब तुम्हारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं बचा, अभी के अभी फ़ौरन काम पर निकल जाओ। तो यहाँ पर कैन नॉट आएगा, तुम अब अपना वक्त ज़ाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट से खाली जगह मुकम्मल करेंगे। तो ये आपका बुक वर्क था जो मैंने कंप्लीट करवाया। आपने एडवर्ब्स को समझा, जिनमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर थे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम थे। उसके बाद फिर हमने खाली जगह मुकम्मल की एडवर्ब्स के साथ, और फिर हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम की मदद से बुक पेज नंबर 110 कंप्लीट किया, और फिर इसके बाद बुक पेज नंबर 112 को कैन नॉट और शुड के साथ कंप्लीट किया। तो ये आपका स्टडी वर्क फॉर डे 3 ख़त्म होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 द साइंस समर कैम्प का बुक वर्क ख़त्म होता है। अब हम स्टडी वर्क फॉर डे 4 शुरू करने जा रहे हैं। ये आपके इसी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स पर मुश्तमिल है।
क्वेश्चन आंसर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर के लिए, लेसन के लिए, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा होता है उससे मुतल्लिक सवालात के जवाब आपने देने होते हैं। तो स्टडी वर्क फॉर डे 3 में हमने द साइंस समर कैंप का तमाम बुक वर्क कंप्लीट किया। अब हम स्टडी वर्क फॉर डे 4 में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 107। क्वेश्चंस आपकी बुक में मौजूद हैं। यहाँ आपकी आसानी के लिए और समझाने के लिए मैंने बोर्ड तैयार कर रखा है ताकि सवालात के जवाब आपको बता सकूं। सबसे पहला सवाल है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नीलम्स पोटेंशियल टू बी अ गुड साइंटिस्ट। कोई एक मिसाल दीजिए जिससे पता चल सके कि एक ना एक दिन नीलम अच्छा साइंसदान बन जाएगी। जवाब है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, नीलम मेड अ फिल्टर बाय यूजिंग सिंपल आइटम्स, फुल स्टॉप। This filter could change dirty brownish water into clean drinking water, full stop। नीलम ने बहुत ही सादा चीज़ों की मदद से एक फ़िल्टर तैयार किया। ये फ़िल्टर गंदे गदले पानी को साफ शफाफ पीने के पानी में तब्दील कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैड नीलम मैनेज्ड टू गेट परमिशन टू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। नीलम किस तरह स्कूल जाने के लिए इजाज़त हासिल कर सकी? आपने लेसन में, चैप्टर में पढ़ा कि क्योंकि नीलम की वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी को भी घरेलू कामकाज की तरफ लाना चाहती थी और नीलम पढ़ने में दिलचस्पी रखती थी और चूँकि अकेला जाने की इजाज़त नहीं थी उसको, तो इसलिए वो किस इजाज़त पर, किस शर्त पर स्कूल जाने के लिए उसकी वालदा रजामंद हुई? आइए देखते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, नीलम गॉट परमिशन टू गो टू स्कूल विद हर ब्रदर। नीलम को उसके भाई के साथ स्कूल जाने की इजाज़त मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वॉज समीर ट्रीटेड डिफरेंट फ्रॉम नीलम? समीर को किस तरह नीलम से अलग ट्रीट किया जाता था, उससे अलहदा तरह का सलूक कैसे किया जाता था? आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, समीर वॉज अ बॉय, दैट इज़ वाई he could go everywhere alone, but Neelam was not allowed to do so, full stop। समीर एक लड़का था, इसलिए वो अकेला हर जगह आ जा सकता था, लेकिन नीलम को ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज नीलम्स फादर वर्क? नीलम के वालिद साहब कहाँ काम करते हैं? आंसर क्वेश्चन नंबर 4, नीलम्स फादर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। नीलम के वालिद एक हस्पताल में काम करते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 5,
इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। हाउ डज जमशेद कन्विंस आमना नॉट टू वरी। जमशेद साहब ने अपनी बीवी आमना, जो कि नीलम की वालदा थी, उनको किस तरह कायल किया कि वो साइंस समर कैंप में जाने दें नीलम को। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, नीलम्स फादर टोल्ड हिज वाइफ आमना नॉट टू वरी। नीलम के वालिद साहब ने अपनी बीवी आमना से कहा कि बिल्कुल परेशान मत हो। He promised her to keep her in touch with Neelam's teachers during summer camp. उन्होंने वादा किया कि वो नीलम की वालदा को नीलम की टीचर्स के साथ राब्ते में रखेंगे जब वो समर कैंप में होगी। Question number 6. In your opinion, why should we study subjects like science? आपके ख्याल में साइंस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना चाहिए? इन माई ओपिनियन, कॉमा, यहाँ पे कॉमा आएगा छोटा सा, आप ये देखिए यहाँ पर, इन माई ओपिनियन एवरीवन शुड स्टडी साइंस सब्जेक्ट्स बिकॉज इट इंक्रीजेज द नॉलेज एंड अवेयरनेस। मेरे ख्याल में हर एक को साइंस मज़ामीन पढ़ने चाहिए क्योंकि ऐसा करना हमारे इल्म और शऊर में इजाफ़ा करता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा और मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रिपीट करती हूँ। नीलम मेड a filter by using simple items. This filter could change dirty brownish water into clean drinking water. Question number 2 का आंसर है नीलम got permission to go to school with her brother. Question number 3 का आंसर है समीर was a boy. That is why he could go everywhere alone, but Neelam was not allowed to do so. Question number 4. Neelam's father works in a hospital. Question number 5 का आंसर है Neelam's father told his wife Amna not to worry. He promised her to keep her in touch with Neelam's teachers during summer camp. Question number 6 का आंसर है In my opinion, everyone should study science subjects because it increases the knowledge and awareness. My dear students, जितना भी काम मैंने आपको बुक वर्क से करवाया, वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स और अब ये क्वेश्चन आंसर्स, इन सबको आपने अपनी
कॉपी पर नीट लिखना है, याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपके राइटिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए आपने डेली एक पैराग्राफ अपने तमाम यूनिट्स में से, चैप्टर्स में से लिखना है। ये भी आपके काम का हिस्सा है, क्योंकि अब जब आप स्कूल आएंगे तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपका राइटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ आपने याद तो करना है, काम को मुकम्मल भी करना है, लेकिन अपनी राइटिंग पर भी फोकस ज़रूर रखना है। और छोटे छोटे टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। आपने घर में भी उनकी तैयारी करनी है। घर में भी आप छोटे टेस्ट, जैसे एक दिन आप डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग का टेस्ट रख लें, एक दिन आप उसको याद करके ओरली सुनाएं, एक दिन लिखें, और लिखने से ही प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सवालात के जवाब मुकम्मल हुए। उससे पहले स्टडी वर्क फॉर डे 3 में आपने बुक वर्क कंप्लीट किया, और उससे पहले स्टडी वर्क फॉर डे 2 में आपने रीडिंग कंप्लीट की। और इस तमाम चैप्टर की रीडिंग उर्दू ट्रांसलेशन के साथ बाकी चैप्टर्स की तरह आपके इम्तिहान का हिस्सा बनेगी, और दीगर चीज़ों के साथ साथ आपके MCQs भी आएंगे, लेकिन वो आपको अनसीन आते हैं। मैं हर दफ़ा आपको याद करवाती हूँ, याद दहानी के लिए इस बात को दोहराती हूँ, ताकि अगर आपने अभी तक MCQs तैयार नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। MCQs तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी रीडिंग और कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर हो। अगर आपकी रीडिंग बेहतर होगी तो आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और फौरी तौर पर बाआसानी इसका जवाब दे देंगे। तो MCQs का जिक्र मैं बार बार इसलिए करती हूँ कि आपके इम्तिहान में आने वाले सवालात का हिस्सा है MCQs। इंग्लिश B में भी आ सकते हैं, इंग्लिश A में भी आ सकते हैं। इंग्लिश टेक्स्ट का मतलब है इंग्लिश A, यानी बुक से मुतल्लिका तमाम मटीरियल, आपकी रीडिंग, डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क, डिक्टेशन वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग। और बी में आपका यानी जो आपकी ग्रामर का पोर्शन है उसमें आपके वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी, जैसे एसेस है, स्टोरीज़ है, लेटर्स है, एप्लीकेशन है और दीगर आपकी ग्रामर। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि अगर आपके टेक्स्ट में कुछ ऐसा मटेरियल मौजूद है जो ग्रामर से रिलेटेड है, अब जैसे आज मैंने आपको एडवर्ब्स करवाए हैं तो मैं आपको इंग्लिश A में भी दे सकती हूँ और इंग्लिश B में भी इम्तिहान में दे सकती हूँ। तो तैयारी करना असल मकसद है, आपको इससे सरोकार नहीं होना चाहिए कि ये A में आ रहा है या B में आ रहा है। अगर आपने टेक्स्ट की अच्छी तरह तैयारी कर ली तो आपके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो यहाँ आपका स्टडी वर्क फॉर डे 3 और 4 ख़त्म होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 का यानी द साइंस समर कैंप का तमाम काम मुकम्मल होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।